बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आमतौर पे पुलिस का काम एहतजाज करना नहीं होता, और पुलिस का काम ये होता है जब लोग एहतजाज कर रहे होते हैं तो उनको रोकना, उनसे बातचीत करना या उनको इस बात के ऊपर तैयार करना कि आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे, या एहतजाज के दौरान उनकी हिफाजत करना। अगर आपके मुहाफिज सड़क के ऊपर आ जाएं, एहतजाज करना शुरू कर दें और उनके हाथों में वो बंदूक हो जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जो आपके मेरे टैक्स के पैसों से ली हुई है, तो फिर अंदाज़ा कर लीजिए कोई लावा है जो फटने वाला है, कोई है जिसको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ ज़मीन के बदल चुके हैं। अब आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के अंदर एक मस्जिद के अंदर एक वाक़या होता है, 100 से ज़ायद लोग शहीद हो जाते हैं। और आपको पता है उसमें कौन शहीद होता है? उसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन 100 में जो नंबर था उसमें से 97 पुलिस के लोग थे, 3 सिविलियंस थे। और जिस दिन उनके लाशें उठे शहीदों के, और उस रात आपके टीवी चैनल्स के ऊपर ये टॉक शो हुआ कि क्या मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, फिर सीपीओ पेशावर ये कहे कि हमें शुबा है सरकारी गाड़ी के अंदर खुदकुश हमलावर किया है, फिर लोग सवाल बहुत सारे उठाएं और उन सवालों के जवाब न मिलें, और आप उन सवालों के जवाब देने की बजाय इस चीज़ के ऊपर हूं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें और उसको गिरफ्तार कर लें। और इस दौरान हो क्या? इस दौरान हो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अगर वो भी मायूस होकर सिस्टम से सड़कों के ऊपर आ जाए, तो फिर आप मान लीजिए एक नई तारीख रकम होने जा रही है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे कौम को छुपाया जा रहा है, कौम को एक धोखा दिया जा रहा है। लोग बहुत नारे लगाते थे, पीटीएम बड़े नारे लगाती थी, दीगर तंजीमें लगाती थी। लोग कहते थे कि देखें ये फॉरेन फंडेड है, कोई और एजेंट का, वो सारी बातें छोड़ के उसमें कितनी हकीकत है कितना झूठ है, मैं वो उसके ऊपर फिलहाल बात नहीं करूंगा। मैं फिलहाल बात ही करूंगा, आपको वो मनाजिर दिखाऊंगा जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखे। अब उसके अंदर मुनफरिद चीज क्या है? उसके अंदर मुनफरिद चीज ये है कि पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार, स्पेशल कमांडो जो हैं, वो अपनी बंदूकें थामे हुए। ऐसा नहीं है कि वो रियासत के खिलाफ निकल आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बगावत करने के ऊपर निकल आए हैं, ऐसा हरगिज भी नहीं है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के परचम थामे हुए थे और पाकिस्तान का परचम थाम के वो पाकिस्तान के लिए, मतलब ये नहीं है कि रियासत के खिलाफ निकल आए हैं, कोई बगावत पे नहीं उतर आए, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि वो एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं, वो नारे क्या लगा रहे हैं, वो नामालूम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब मैं इसको, आप ये कहना चाहते हैं कि फेंटा लगा दिया, कह लीजिए, आप कहना चाहते हैं कि दुर्गत बना दी है, ये कह लीजिए। जो मैं जरा आपको मनाजर दिखाना चाहता हूं कि शायद पंजाब के अंदर बैठ के, शायद कराची के अंदर बैठ के, चाहे शायद किसी और जगह के ऊपर बैठ के हम उन जज्बात को समझ नहीं पा रहे। मैं आपको ये वीडियो दिखाने से पहले सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मैं रात को जमान पार्क के बाहर मौजूद था, वहां पे पेशावर से आए हुए लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप पेशावर के ऊपर सिर्फ हमसे बात करें। जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनके शॉर्ट्स भी लिए, सुबह के वीलॉग में आपने देखे भी, तो वो कह रहे थे कि आप लोग हमारा जो दुख दर्द है, आप जो हमारी तकलीफ है उसको समझ नहीं पा रहे। तो मैंने उनको कहा हम लाहौर में बैठ के आपके दुख दर्द में शरीक हैं, हम उतने ही रंजीदा हैं जितने आप रंजीदा हैं, लेकिन उनको लग रहा था कि मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रहा, लोग उनके दुख को समझ नहीं पा रहे। मैं अब आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं। ये क्लिप आम क्लिप नहीं है, ये उनकी पुलिस का क्लिप है, जिससे आपको आवाज भी आएगी और आपको विजुअल्स भी नजर आएंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग हैं, आपको ये रेड यूनिफॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का वो झंडा लहरा रहे हैं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक मुनफरिद काम है, जिसके अंदर आप ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा भी लहराया जा रहा है और इस झंडे के साथ वो नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले शायद हमने कभी पुलिस को इस तरह से एहतजाज करते हुए नजर नहीं आया। और ये एहतजाज वो रियासत के खिलाफ नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि वो एहतजाज नामालूम, वो कह रहे हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। अब मुझे ये बताइए कि आप उनको क्या जवाब देंगे, आप उनके सामने क्या रखेंगे कि हमने हर कीमत के ऊपर इमरान खान को हराना है, आप ये बताना चाहते हैं? अंदाजा फिर ये कीजिए कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अब से थोड़ी देर पहले बहावलपुर के अंदर एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, और नून लीग इतनी ज्यादा मकबूलियत के पैमाने के ऊपर पहुंच गई है कि जो मौजूदा गवर्नर पंजाब हैं उनके इलाके के अंदर मरीम नवाज गई हैं, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वहां पे इतने
खुले इलाके में पहुंच के उन्होंने किसी ग्राउंड के अंदर जलसा करना मुनासिब नहीं समझा, ना ही उन्होंने किसी स्टेडियम के अंदर, बल्कि खबर यह है कि एक शादी हॉल के अंदर एक बंद जगह के ऊपर उन्होंने जलसा करने की कोशिश की है। और उस जलसे के हवाले से हम सुनते आए हैं जी, इमरान खान ने सैलाब के दौरान भी जलसे किए हैं। अब तो अभी तक तो उन 100 शहीदों के जनाजे भी अदा नहीं हुए, अभी तो सब जख्मी भी डिस्चार्ज होकर घर नहीं गए, और अभी तक तो ये सब कुछ नहीं हुआ। और उसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ जलसों के ऊपर निकली हुई हैं। अब इनको सियासत याद नहीं आती। और फिर रही बात शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे की, खबर मैंने आपको दी थी, उस वक्त कोई तस्दीक हो रही थी, कोई तरदीद हो रही थी। अब उनके इस्तीफे की तस्दीक नून लीग खुद कर रही है। मोहम्मद जुबैर जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये खबर अपने अंजाम को पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको इससे एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं, और वो जो खबर है वो हमें फवाद चौधरी साहब के मुतालिक है। फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनकी आज जमानत जो हुई थी, वो जमानत एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर साहब ने मंजूर कर ली है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जमानत कैसे मंजूर की गई है। जज साहब ने कहा मैं जमानत इस शर्त के ऊपर मंजूर करूंगा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये गुफ्तगू नहीं दोहराएंगे। फिर उनसे सवाल हुआ कि गुफ्तगू क्या नहीं दोहराएंगे, तो फिर ये मालूम पड़ा कि ये गुफ्तगू शायद ये दोहरानी है कि अब वो दोबारा से उनको इलेक्शन कमीशन को शायद मुंशी नहीं कहना, मुंशी कहेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो फिलहाल उनकी रूपकार भी जारी हो गई है, जिसका मतलब यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उनकी रिहाई हो चुकी हो। लेकिन जाहिर बात है, पाकिस्तान का निज़ाम है तो वो कहें जी 4 बजे के बाद हम नहीं करते, लेकिन आमतौर पर जब रूपकार जारी होती है तो आपकी रिहाई हो जाती है। तो फवाद चौधरी ने फिलहाल ताकतवरों को, क्योंकि देखिए अगर इस वक्त मुख्तलिफ शख्सियात इसको कंडेम कर रही हैं, इस गिरफ्तारी की मजम्मत कर रही हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि कम अज़ कम ये गिरफ्तारी सियासी लोगों की गिरफ्तारी नहीं है। अगर शाहिद खाकान अब्बासी जैसे भी हैं, तो फिलहाल वो जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने इस सिलसिले में उनको शिकस्त कह लीजिए या उनकी नाकामी कह लीजिए कि वो फवाद चौधरी कम अज़ कम बाहर आ गया है। 1 हफ्ते लगाने के बाद आखिर आपको क्या मिला, क्या आपको उस हवाले से सहूलत मिली, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब अगली खबर जो मैं आपको देना चाहता हूँ, IMF और दीगर चीज़ों के ऊपर जाने के हवाले से, जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके सामने एक इमरान खान की नाअहली का केस लगा हुआ है। अच्छा, हैरानकुन तौर पे ये कैसा केस है जो सन 2018 में जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने आया था, और जस्टिस आमिर फारूक साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बने थे। उन्होंने उस वक्त इस केस को सुनने से माजरत कर ली थी कि ये केस नहीं सुनना चाहिए। अब इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले एक मामले के ऊपर इस्तदा खारिज कर चुकी है, अब वो काबिल समात कैसे हो गई है। आज वो टेरियान जो वाइट केस है, जो मुबैना तौर पर कहा जाता है इमरान खान की बेटी है, ये वाहिद केस है। ना उस खातून ने क्लेम किया है कि ये इमरान खान की बेटी है, ना वो खातून लड़की क्लेम करती है कि इमरान खान मेरा वालिद है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, वो पता नहीं उनको मसला क्या है या उनकी क्या वल्दियत के साथ ऐसे हसास मामला जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर इमरान खान ने आज तहरीरी जवाब के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर बाकायदा तौर पर एतराज़ लगा दिया है। लेकिन उस एतराज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर इलेक्शन के हवाले से। आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो और हुई है, कल रात को आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने खत लिखा था, और उन्होंने उसके अंदर कोई तारीख नहीं दी, और ये कहा था कि जी अमनो अमान की बहुत बिगड़ती हुई बुरी सूरत हाल है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों से जो है वो मुशावरत करे और उसके बाद तय करे। अब जरा अगली खबर यह है कि गवर्नर पंजाब ने अब से थोड़ी देर पहले उस खत का जवाब दे दिया है, और गवर्नर पंजाब ने ये लिखा है, उन्होंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात नहीं की, बल्कि इकोनॉमिक सिचुएशन की भी बात की है। और उनको ये कहा है कि वो इस सूरत हाल को ज़रूर मद्देनज़र रखें, और साथ ही ये उन्होंने कह दिया कि चूंकि ये असेंबली डिसॉल्व के ऊपर मैंने दस्तखत नहीं किए, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हुई है, तो इलेक्शन कमीशन खुद से प्रोसीड करे। यानी आपको बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने भी इस बारे में कोई इलेक्शन की तारीख नहीं दी, जिसका मतलब है कि पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन डिले करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या उससे नून लीग मकबूल हो जाएगी? क्या उससे ये जीत जाएंगे? क्या उससे इमरान खान को गिरा लेंगे? मेरा ख्याल है ये इनकी एक नाकाम कोशिश है। दूसरी जानिब आज एक और जो खबर हमारे पास थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी के लिए न सिर्फ तैयारी तेज़ कर दी है, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जल्द इलेक्शन कराने के हवाले से भी उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और उसके साथ उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को मरासले अरसाल कर दिए हैं। कल 2 फरवरी को पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक इजलास होना था, उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है और पार्टीज़ को, लेकिन इन सूबों को, दोनों वज़राए आला को ये कहा गया है कि आपने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करनी है उसको मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि
शेड्यूल के बाद आपको ये इजाज़त नहीं होगी और किसी किस्म की भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा जिसमें आप इलेक्शन करवाएं या उस तरफ जाते हुए नज़र आएँ। लेकिन हाँ, ये है कि अवाम के कड़ाके निकालने का ज़रूर किया गया है और वो ये है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, लेकिन पंजाब काबीना जो जरदारी साहब का बच्चा है उसने तोसी का फैसला किया है और मज़ीद जो वज़रा है वो शामिल करने का फैसला किया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।